हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलम, रो एंड नल स्पेस के बारे में। पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी इसकी और फिर एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से कॉलम, रो और नल स्पेस जो है उसमें कौन से वेक्टर्स होंगे या फिर उनका बेसिस क्या होगा उसको निकाला जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कॉलम स्पेस। तो देखिए, कॉलम स्पेस जो है उसको आप रेंज भी बोल सकते हो या फिर इसको आप इमेज बोल सकते हो। तो इमेज या फिर रेंज ही हमारी कॉलम स्पेस होती है। ये क्या है एक्चुअली? ये एक स्पैन जो आपके मैट्रिक्स के जो कॉलम वेक्टर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम वेक्टर्स जिस सेट को स्पैन करते हैं या जिस स्पेस को स्पैन करते हैं उनकी हेल्प से जो स्पैनिंग होती है वो कॉलम स्पेस में होती है। तो स्पैनिंग ऑफ इट्स कॉलम वेक्टर, या फिर इसी बात को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो एलसी ऑफ कॉलम वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं कॉलम वेक्टर्स का, तो वो जो वेक्टर आपको मिलता है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो आपका कॉलम स्पेस में जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है और ये उसका कॉलम C1, नेक्स्ट कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, इसी तरीके से CN कॉलम्स है उसमें। तो इन कॉलम्स की हेल्प से जो स्पेनिंग होगी वो आपके कॉलम स्पेस में जाएंगे। अब आपने इसमें CN तक ले रखा है तो हम ले लेते हैं A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 एंड इसी तरीके से AN CN। तो जो आपको वेक्टर सपोज करते हैं B मिलता है, तो ये जो वेक्टर होगा वो आपका किस में बिलोंग कर जाएगा? कॉलम स्पेस में। ठीक, कॉलम स्पेस ऑफ A। तो LC ये क्या है? LC लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो ये आप कोई भी वेक्टर जो कॉलम स्पेस में बिलोंग कर रहा है वो आप ऐसे LC लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको आप लिख सकते हो किसके? कॉलम वेक्टर्स के। सिमिलरली अगर हम रो स्पेस की बात करें तो जो हमने कॉलम स्पेस के लिए बोला है वही सेम चीज़ होल्ड करती है हमारी रो स्पेस के लिए। तो रो स्पेस में ये जो स्पैनिंग होती है ये कैसे स्पैन होता है? ये स्पैन होगा आपका रो वेक्टर्स की हेल्प से, रो वेक्टर। ओके, और ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे हमने कॉलम वेक्टर्स का लिया है उसकी जगह पे आपको रो का जो है LC लेना है। यहाँ पर हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करो A, और ये इसका रो 1 रो 2 एंड इसी तरीके से RN रो N। ठीक है, कोई आपका वेक्टर C है जो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखोगे A1 R1 प्लस A2 R2 एंड सो ऑन AN RN, और ये आपका C फिर कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? रो स्पेस ऑफ A। कॉलम स्पेस लिखना है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कॉलम स्पेस ऑफ A। रो स्पेस लिखना हो तो रो स्पेस ऑफ A। ओके, तो सेम डेफिनेशन है, बस उसमें कॉलम वेक्टर्स लिए जाते हैं स्पेनिंग के लिए और उसमें रो वेक्टर्स लिए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि आपको पता कैसे, फाइंड कैसे करना है कि LC जो ये कॉलम स्पेस है, रो स्पेस है, उसमें कौन कौन से बेसिस आएंगे। तो कुछ जो बेसिस हैं वो पूरा जो है स्पेस को जनरेट कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी मैट्रिक्स दे रखी हो, सपोज करो A मैट्रिक्स गिवन है और आपको बेसिस निकालने हैं कॉलम स्पेस के और रो स्पेस के। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? रिड्यूस करो उस मैट्रिक्स को, रिड्यूस द मैट्रिक्स इन RREF फॉर्म, मतलब रो रिड्यूस्ड एक्लिन फॉर्म में उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद अगर मान लो आप निकालना चाह रहे हो कि बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ जो नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, उनको देखना है कि वो कौन कौन सी हैं, और फिर आप जाके मैट्रिक्स में चेक करोगे कि कौन कौन से रो वेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको वापस से चेक करना है मैट्रिक्स में। मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इस चीज़ को। अब मान लो आपको बेसिस निकालना है कॉलम स्पेस का, तो उसके लिए आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, इस मतलब कि नॉन ज़ीरो रोज़ आपको नहीं देखना। उस केस में हम पाइवोट्स चेक करते हैं।
रो वाइज आप पाइवोट्स देखोगे कौन कौन से नॉन ज़ीरो आपके पास एंट्रीज़ हैं, वहाँ से जो हमें पाइवोट्स मिलेंगे, जैसे कि मान लो आपको C1 में पाइवोट मिल गया, C3 में पाइवोट मिल गया, फिर हम अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा कॉलम फिर उसमें आ रहा है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट्स से A इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1 2 3। मैंने अभी जो मैट्रिक्स ली है वो ऑलरेडी RREF की फॉर्म में है। इफ़ नहीं होती तो हम इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। अभी जो मैं कॉलम स्पेस की बात कर रही थी, C कॉलम स्पेस ऑफ A, ये कैसे वेक्टर्स को रखते हैं, मतलब इस कॉलम स्पेस में कैसे वेक्टर्स होते हैं। दिस कॉलम स्पेस कंसिस्ट ऑफ वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स आपको इसकी कॉलम स्पेस में दिखाई देंगे, दैट इज पहला कॉलम ये हो गया C1, दिस इज C2, दिस इज C3। तो ये आप कुछ स्केलर्स ले लो, अल्फा 1 0 प्लस बीटा, दूसरा कॉलम आ जाएगा 0 -1, देन गामा, तीसरा कॉलम आ जाएगा 2 3। तो ये जो आपको मिलेगा वो सारे LC, मैंने क्या बनाया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है कॉलम वेक्टर्स का। तो सारे वेक्टर्स जो आपके इस फॉर्म के होंगे वो आपके कॉलम स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। वो कॉलम स्पेस में, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 0 0 -1 2 एंड 3। यहाँ पर लिख लो अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। मान लो ये आप सॉल्व करके इसको हम बोल देते हैं A एंड B, तो यही वो वेक्टर है जो आपका कॉलम स्पेस में जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है, दिस इज इमेज या रेंज बोल लो इस चीज़ को। तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, मोर और लेस सेम थिंग, दिस इज इक्वल्स टू AB, और ये जो है वो सॉल्यूशन है। और ऐसे या तो यूँ बोल लो कि ये वो वेक्टर्स हैं जो कॉलम स्पेस में जाएंगे। देन रो स्पेस निकालने का जो एक ईजी वे है, रो स्पेस जो आपने कॉलम स्पेस के लिए निकाला हो उसमें बस ट्रांसपोज कर दो उसका, ठीक है। A ट्रांसपोज कर देंगे तो ये जो चीज़ है वो आपको रो स्पेस दे देगा। मैं आपको एक बार समझाती हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए क्वेश्चन है A इज इक्वल्स टू 1 0 0 -2 0 0 0 1 0 -1 1 एंड 0, ठीक है। ये तो आपका हो गया ए मैट्रिक्स हो गई, जो कि ऑलरेडी RREF फॉर्म में है। नहीं होती तो हम कन्वर्ट करेंगे, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगी उसके। देखो RREF फॉर्म में है तो अभी मुझे कॉलम स्पेस निकालना है, कॉलम स्पेस ऑफ A। सबसे पहली रो हमने देखी, पहला पाइवट मिल गया, दूसरी रो देखी, दूसरा पाइवट मिल गया, तीसरी हमने रो देखी उसमें है ही नहीं, वो सारी जीरोज एंट्री हैं तो वो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी रो गई, ये हो गया कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, सॉरी कॉलम 3। तो ये आपका आ जाएगा कॉलम स्पेस में। तो कॉलम स्पेस के जो बेसिस हैं उसमें कौन कौन से वेक्टर होंगे, 0 1 0 0 और दूसरा होगा 0 1 0। ये आ गया आपका कॉलम स्पेस। क्लियर है? मतलब क्या करना है कॉलम स्पेस के लिए, पाइवोट्स चेक करने हैं, दैट्स ऑल। अगर हम बात करें रो स्पेस की, तो रो स्पेस में मैंने आपको बोला आप सिंपल ये देख लो कौन कौन सी नॉन जीरो रोज है, पाइवोट्स नहीं चेक करना है अब। तो नॉन जीरो रोज कौन कौन सी है, एक तो ये होगी रो 1 एंड दिस इज रो 2। रो 3 क्यों नहीं हम ले रहे, क्योंकि सारी एंट्रीज कैसी हैं, 0। तो रो स्पेस में कौन से रो स्पेस में कौन से वेक्टर्स चले जाएंगे, सबसे पहला तो आपका हो गया 1 -2 0 1 -2 0 -1, एक तो ये आ गया। सेकेंड हो जाएगा आपका 0 0 1 एंड 1, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप था कि मैट्रिक्स को हमने RREF में कन्वर्ट किया। उसके बाद अगर कॉलम का चेक करना है तो पाइवट्स के लिए जाएंगे, रो का चेक करना है तो नॉन जीरो रोज के लिए जाएंगे, ठीक है। कॉलम के लिए हमने पाइवट्स बोला था, ओके ठीक है। देन देखिए मैंने कॉलम स्पेस की डेफिनेशन में आपको बताया कि हम ऐसे वेक्टर चूज़ करते हैं कॉलम के जो उसको स्पैन कर दे। जो वेक्टर अगर हम मान लो B कह रहे हैं कि कॉलम स्पेस से बिलोंग करता है और जिससे स्पैनिंग की गई है, वो जो हम वेक्टर्स ऐसे लेते हैं जिससे बाकी के सारे वेक्टर्स को जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो आप देखो कि हमने 2 वेक्टर्स ले रखे हैं, क्या इनसे बाकी के जो वेक्टर्स हैं वो जनरेट हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, पहला जो कॉलम है 1 0 0 -2 0 0, अगर मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की बात करूं तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम में
-2 मल्टीप्लाई कर दूँ, -2c1 कर देते हैं, तो क्या हम जनरेट नहीं कर सकते दूसरा वाला वेक्टर? मतलब इस वाले कॉलम में -2 का मल्टीप्लाई करते ही मुझे ये वाला कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया, सिर्फ एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा वेक्टर मिल गया। तो डिपेंडेंसी है यहाँ पर, मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें Li चाहिए होते हैं, तो ये तो Ld है। और मैंने यही बोला कि सारे एलिमेंट्स जो हैं जनरेट हो जाते हैं उससे, तो ठीक है, इस वजह से हमने C2 नहीं ले रखा। दूसरी अगर बात करें -1 1 0, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर हमें -1 1 0 बनाना है तो हम इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से क्या बना सकते हैं? तो ये आप कर सकते हो, कॉलम फोर्थ है तो कॉलम फोर्थ के लिए हम कर लेते हैं C4 इज इक्वल्स टू -C1 प्लस का C3। मुझे इन दोनों का यूज़ करके ही बाकी के सारे जो वेक्टर्स हैं उनको जनरेट करना है। ठीक है, क्योंकि यही उसके बेसिस में आ रहे हैं। तो आप इस वाले वेक्टर, ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है, -C1 प्लस C3 कर दोगे तो आपको ये फोर्थ कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा बाकी के जो दो वेक्टर्स रह गए थे वो भी उससे जनरेट किए जा सकते हैं। ओके, सो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको नल स्पेस के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि हम उसको भी इंक्लूड कर सकें एग्जांपल्स में। तो नल स्पेस क्या होता है? बहुत ही सिंपल, कि अगर आपके पास जो सिस्टम है Ax इज इक्वल्स टू 0, एक्स की हर एक वो वैल्यू जो आप Ax करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। सोल्यूशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो एक्स में वो हर वो वेक्टर्स आ जाएंगे जो आंसर क्या दें? 0। तो जो आप एक्स की वैल्यूज़ रख कर ये जो है सेटिस्फाई करेगा, वो सारे वेक्टर्स आपके नल स्पेस में चले जाएंगे। ठीक है, इतना ही है, आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए इस चीज़ को। आगे क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, एक रो मैट्रिक्स है 1 2 3। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि बेसिस क्या होगी, कॉलम स्पेस की, रो स्पेस की, और यहाँ पे नल स्पेस में कौन कौन से वेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नल स्पेस की बात कर लेते हैं। देखिए, नल स्पेस में हमें क्या करना है, हम 1 2 3 है तो ये हो जाएगा 1 2 3। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको सिस्टम बताया कैसा होता है। ए आपकी जो मैट्रिक्स है x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? x के वो सारे x में मतलब x की क्या वैल्यूज़ हम दें कि आंसर 0 आ जाए। तो हमें फाइंड क्या करना है? अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, इक्वली अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सिस्टम कैसा हो गया? Ax इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 2 3 इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 0। और ये आपका हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा की। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लो, ये आपको मिल जाएगा -2 बीटा -3 गामा। तो इस अल्फ़ा की जगह पे हम लिख सकते हैं -2 बीटा -3 गामा। बीटा की जगह एज इट इज़ हम बीटा रख रहे हैं और गामा की जगह एज इट इज़ हम गामा रख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अल्फ़ा जो है वो डिपेंड हो सकता है इन दोनों पर। तो मैंने अल्फ़ा को क्या कर लिया? बीटा और गामा की फॉर्म में कर लिया। अब ऑलरेडी बीटा एंड गामा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा को ऑलरेडी हम बाकी की दोनों की फॉर्म में लिख चुके हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसी को हम सम की फॉर्म में या एलसी की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ से हम एक में बीटा कॉमन ले सकते हैं, एक में हम गामा कॉमन ले सकते हैं। जब आप बीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 1 एंड 0। जब आप यहाँ से गामा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा -3 0 एंड 1। आप जब इन दोनों का सम करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। तो हमें इस तरीके से लिखना होता है जैसे कि ये आपका वापस से यही फॉर्म हो जाए। तो ये आपको जो मिले हैं दो वेक्टर्स, यही आपके नल स्पेस में चले जाते हैं। तो इसके नल स्पेस में कौन कौन से दो वेक्टर आएंगे? सबसे पहला हो गया कर्ली ब्रेसेस -2 1 0 एंड दूसरा हो गया -3 0 एंड 1। ये तो आपका हो गया नल स्पेस का। अब हम बात करते हैं कॉलम स्पेस का बेसिस में। अब क्योंकि यहाँ पर ये रो मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली हम पाइवोट्स चेक कर लेते हैं। RREF की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला पाइवोट हम रो में देखेंगे 1 आ गया, ठीक है, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये पाइवोट मिल गया। तो कॉलम स्पेस में कॉलम ही आता है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो कॉलम इंक्लूड होगा हो जाएगा 1। अब आप देखो, क्या आप सिर्फ इस सिंगल वेक्टर से बाकी के सारे वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। स्केलर मल्टीपल ही हैं बाकी सारे। आप 1 में × 2 करोगे आपको दूसरा वेक्टर मिल गया, आप × 3 करोगे आपको ये
लास्ट वाला कॉलम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लेते हो ये बेसिकली सारे बाकी के सारे वेक्टर्स को जनरेट कर सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, पाइवोट की हेल्प से आप निकाल सकते हो। उसके बाद बात करें अगर हम रो स्पेस की, तो ये जो पूरा रो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज़ लेना होता है हमें, और ये नॉन ज़ीरो रो है। तो रो स्पेस जो वेक्टर आएगा रो स्पेस में वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि तीनों चीज़ें किस तरीके से निकाली जाती हैं। वीडियो का लास्ट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज़ 1, 0, 1, इसकी एंट्रीज है मैट्रिक्स की 0, 1, 1, 2, -1, 1, 0, 1, 1, 1, ठीक है। ओके, तो पहला काम वही करना है आपको, RREF की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है अगर वो मैट्रिक्स RREF की फॉर्म में नहीं है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि ये 1 मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये पाइवोट है तो बाकी उसके सारे जितने भी कॉलम्स में एंट्रीज होती हैं वो 0 होनी चाहिए। इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 1, -1, 0, देन यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका -1 एंड 1, बाकी सारी एंट्री 0, -1, 1, 1, 0, 2, 0। मैंने ऑपरेशन लगाया है रो 3 में चेंजमेंट की है, रो 3 माइनस रो 1। उसके बाद ये तो फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट वाले में अगर ये पाइवोट है तो उसकी बाकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, तो इसमें भी हम चेंजमेंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1, -1, 0 एंड देन 0 एंड देन 0, या जगह 0। रो 3 में चेंजमेंट की है हमने, रो 3 माइनस रो 2 किया है। एंट्रीज आ जाएंगी 1, 0, 2, 0, 0, 1, -1, 0। तो ये जो फॉर्म अब हमें मिली है मैट्रिक्स की, ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, RREF की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। बात करते हैं अगर हम कॉलम स्पेस की, तो कॉलम स्पेस में कौन से बेसिस आएंगे, पाइवोट्स चेक कर लो आप। पाइवोट्स यहाँ पर मिल गया पहला, दूसरा यहाँ पर मिल गया, तीसरा तो ये तो 0, 0 है तो वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम आपका आ जाएगा किस में, कॉलम स्पेस में। तो आपको जाना है अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में, जैसा कि मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था। कौन कौन से आपके बेसिस हो जाएंगे, पहला हो गया 1, 0, 0, मतलब पहला और दूसरा कॉलम ले लो बस जिसमें पाइवोट्स मिले हैं। 1, 0, 0 हो गया, दूसरा हो जाएगा 0, 1 एंड 1, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। बाकी अगर आप जो है इन दोनों से की हेल्प से बाकियों को जनरेट कर सकते हो। उसके बाद रो स्पेस की बात कर लेते हैं। रो स्पेस की अगर हम बात करें तो लास्ट वाले की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो 0 हो चुका है, तो पहला रो और दूसरा रो कंसिडर किया जाएगा। वापस से अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में चले जाओ, रो 1 एंड रो 2 जो है अब आपके रो स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो 1, 0, 2, 0 पहला रो वेक्टर, 0, 1, -1, 1 आपका दूसरा रो वेक्टर। ओके, नल स्पेस की बात कर लेते हैं। नल स्पेस के लिए मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, AX = 0, ठीक है। तो डायरेक्टली जो मैंने RREF में ये जो मैट्रिक्स ले रखी थी उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1, 0, 2, 0 एंड देन 0, 1, -1, 0, लास्ट was 0, 0, 0 एंड 0। एक बार मैं वेरीफाई कर रही थी, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, -1, 0, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा में मैं XYZ W ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 है। इसके साथ अब X, Y, Z एंड W, X, Y, Z एंड W आंसर आना चाहिए 0। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा X + 2Z = 0, दिस इज 0। देन इसमें नेक्स्ट वाले में मिल जाएगा Y - Z = 0, लास्ट वाला तो 0 ही है, ठीक है। तो ये आपको 2 इक्वेशंस मिल गई। इसको सॉल्व करने से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म हमें सेम रखनी है। जैसे कि मान लो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, X, Y, Z एंड W, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम X को कैसे लिख सकते हैं, X = -2Z, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं -2Z में। Y को हम कैसे लिख सकते हैं, Y को हम लिख सकते हैं Z की फॉर्म में, ये आ गया Z को एज इट इज़ रख सकते हैं, W को भी हम एज इट इज़ रख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे फर्दर, मतलब मुझे 2 इस तरीके से लिखना है। पहले वाले में मैं Z कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा -2, 1, 1 एंड 0। लास्ट वाले में मैं W जब कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा आपका 0। देयर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक, एक्चुअली मैंने यहाँ पर इस एंट्री को चेंज कर दिया। यहाँ पर ये 1 था और मैंने 0 लिख दिया, तो वो करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 1 आ जाएगा एंड 0। रो और कॉलम स्पेस में इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वहाँ से ली गई थी एंट्रीज, तो ये आपका हो जाएगा 1 एंड 0, जिसकी वजह से ये जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है हमने उसमें भी चेंजमेंट हो जाएगी। तो -Z और ये आ जाएगा आपके पास +W = 0। यहाँ पर ये
डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ पर ही माइनस डब्ल्यू हो जाएगा वाई की वैल्यू। एंड देन ओके, तो जब हम स्प्लिट करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास जो डब्ल्यू कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा -1 0 एंड 1। ओके ठीक है, अब ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो आपको मिला है ना ये आपका नल स्पेस में चला जाएगा। तो नल स्पेस में जो आपके पास वेक्टर्स आएंगे दैट विल बी -2 1 1 0 एंड 0 -1 0 1। तो ये दो आपके वेक्टर्स आ गए नल स्पेस में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को तीनों जो स्पेसेस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, कॉलम, रो एंड नल, वो तीनों स्पेसेस आप लोगों को क्लियर है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, वो आपकी आरर EF एंड एक्लोन फॉर्म से रिलेटेड थी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वहाँ पे मैं बार बार कॉलम स्पेस एंड रो स्पेस के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो मुझे लगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वाली जो वीडियो है उससे क्लियर कर सकते हो कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो नल स्पेस की भी वहाँ पर बात हुई थी, इसलिए मैंने तीनों टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक यू।